एपिसोड की शुरुआत में बिस्कुट कुरकुर अपने आप को बिस्कू बुलाने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को सब कुछ सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात को मानना होगा। लेकिन तब किलो बोलता है कि हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक टीचर है और उसका नाम विंग है। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि वही छोटा लड़का ना जिसके बाल हमेशा बिखरे होते हैं, ग्लासेस लगाता है और साथ में अपनी शर्ट को वो कभी भी ठीक नहीं करता, उसका शर्ट का एक पीस हमेशा बाहर निकला हुआ होता है। और आगे ब्रिस्की बताती है कि ये जो विंग है वो इसी का स्टूडेंट है और साथ में वो बोलती है कि टाइम बहुत जल्दी फ्लाई करता है और गॉन एकदम अमेज हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि वो अगर मास्टर बन गया है तो तुम दोनों जरूर प्रो हंटर्स होंगे और ये बोलते हैं कि हाँ सिर्फ गॉन। और उसके बाद ये बोलती है क्या तुमने सीक्रेट एग्जाम भी पास कर लिया, और ये बोलते हैं कि हाँ हमने कर लिया। उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि मुझे तो तब की यादें आ गई जब मैं एग्जामिनर हुआ करती थी और मैं फिर से एग्जामिनर बनना चाहूंगी। और तब ये बोलती है कि मैं तुम्हारी मास्टर की मास्टर हूँ तो तुम्हें मुझसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तब गॉन बोलता है कि तुम एक एग्जामिनर हुआ करती थी और किलो बोलता है कि हाँ हुआ करती होगी अगर ये सच बोल रही होगी। इसके बाद ब्रिस्की किलो के पास जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ही जिद्दी बच्चे हो, लेकिन मुझे पसंद है बच्चों के अंदर जिद। इसके बाद ब्रिस्की अपने बुक के अंदर से कार्ड निकाल के इनको दिखाती है और बोलती है कि ये कार्ड एकदम नॉर्मल वाला कार्ड है, ये रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर भी नहीं जाता। बहुत सारे लोग इसको एफर्टलेसली ले लेंगे, लेकिन जब तुम्हारे पास ये क्रिएचर आया था तब तुम उसको पकड़ नहीं पाए थे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और साथ में उसके इंटेंशन भी अच्छे नहीं हो तो फिर तुम्हारा। और तब ये रुक जाती है और बोलती है कि जरा चुपचाप बैठ जाओ और ऐसा एक्टिंग करोगे जैसे कि तुम मतलब कुछ नहीं जानते, बस नॉर्मली बातें कर रहे हो, क्योंकि हमारे पीछे एक दुश्मन है और हम देखते हैं कि सच में एक दुश्मन होता है जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसको 3 बच्चे दिख रहे होते हैं। इसके बाद किलो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, और तब ये बताती है कि उसका जो ब्लड लॉस्ट है वो थोड़ा सा रिलीज हो गया था। उसने जब हम तीनों को देखा तो उसको हम बच्चे जैसे लगे और साथ में थोड़ा सा जो ब्लड लॉस है वो रिलीज हो गया क्योंकि वो रिलैक्स हो गया था। फिर किलो पूछता है क्या वो वीक है, लेकिन ब्रिस्की बोलती है कि नहीं, उसका जो प्रेजेंस था सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही महसूस हुआ, उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और किलो सोचने लगता है कि हमें उसका प्रेजेंस तक नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद इसको पता चल गया, इसको लोकेशन तक पता चल गया। और ये पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और ब्रिस्की सोचती है कि हाँ ये बच्चा काफी ब्राइट दिख रहा है। उसके बाद गॉन बोलता है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। और ब्रिस्की बोलती है कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि अगर मैं अकेला जाऊंगी तो जरूर वो मेरे ऊपर हमला करेगा, और तुम बॉयज जो ना तुम जाना नॉर्थ की तरफ, मैं जाऊंगी साउथ की तरफ। तुम अपना प्रेजेंस को सील मत करना और सीधा उस पिलर तक चले जाना, आधा किलोमीटर लगभग होगा, और वहां पे जैसे ही पहुंचोगे जस्सू यूज करके वापस अचानक से आ जाना। और उसके बाद ये एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है किलुआ के ऊपर और किलुआ हैरान हो जाती है कि आखिरकार मेरे को थप्पड़ काहे मारा तुमने, और इसके गाल एकदम लाल हो चुके होते हैं। गॉन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। और उसके बाद ब्रिस्की उठती है, बोलती कि ठीक है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और तब ये बोलता है कि अबे बुढ़िया, मतलब मन के अंदर ही बोल रहा होता है। और उसके बाद वो इन दोनों को बाय बाय करके आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद किलो बोलता है कि ठीक है हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, बाय बाय बोलता है और ये उस गॉन को लेके चला जाता है। और तब गॉन को समझ में आता है कि ये दोनों एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे होते हैं और काफी अच्छी एक्टिंग की वैसे दोनों ने। इसके बाद ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं किलुआ को जो आगे बढ़ रहा होता है गॉन के साथ और बोलता है कि इस लड़की के अंदर दम है। उसके बाद हम ब्रिस्की को देखते हैं जिसकी एक चोटी को काट दिया होता है इसने और उसको अपने हाथों में पकड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बालों को काटूंगा और उसको खा जाऊंगा, और सच में ये खा भी जाता है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि इसके पास एक स्पेशल नैन की एबिलिटी है जिसके अंदर अगर ये किसी का बाल खाता है तो इसको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सी डिजीज है, मसल्स कैसे हैं, कैसी एबिलिटी है, एज तक पता लगा सकता है ये। उसके बाद इसको पता लगता है कि ये जो लड़की है इसकी एज 57 है और ये हैरान हो जाता है और इसकी जो पोटेंशियल है वो उसको देख पाता है। और तब ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये एक फाइटर की तरह होता है तो ये फाइटर करना चाहता है उसके साथ और डुओ के लिए राजी हो जाता है, अपना चाकू निकालता है और फाइट के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि तुम पूरी तरह से शैतान नहीं हो, लेकिन तभी ये अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्रिस्की उसको बड़े ही आसानी से डॉज करती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको ऊपर लिफ्ट करके नीचे पछाड़ देती है और उसके बाद एक जोरदार पंच इसके पीठ के ऊपर मारती है जिसकी वजह से ये यहीं पे ढेर हो जाता है।
जाता है। मतलब इतना खतरनाक बंदा सिर्फ एक बार में ढेर। उसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने नन की एबिलिटी को यूज नहीं किया, वरना तुम अभी तक मर चुके होते। और उसके बाद ये किलो और गोन से सवाल करता है कि तुमने आखिरकार क्या देखा। तब ये बताते हैं कि हमने देखा कि जब ये अटैक कर रहा था तुमने उसको फ्लिप किया और उसके बाद ये ढेर हो गया। और गोन और किलोआ को दोनों को पता लग चुका था कि ये जो ओपोनेंट था ये वीक नहीं था, बल्कि ब्रिस्की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि अगर तुम में से कोई भी इससे फाइट लेता तो तुम दोनों का गेम ओवर हो जाता और तुम कब तक ऐसे मौत से भागते रहोगे। और तब गोन बोलता है कि मिस बिस्की प्लीज हमें नन की सारी एबिलिटी के बारे में बताओ। उसके बाद बिस्की बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ बिस्की बुला सकते हो, लेकिन थोड़ी अगर इज्जत देनी है तो फिर तुम मुझे बिस्की चामा कह के बुला सकते हो। और तब अपना किलो बोलता है कि मैं तुम्हें बुढ़िया बुलाऊंगा। और उसके बाद इसको एक जोरदार पंच पड़ता है और ये हवा की यात्रा करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोन सवाल करता है बिस्की से कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब ये बोलती है ऑब्वियसली गेम को क्लियर करने के लिए हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मुझे एक ज्वेलरी चाहिए यहाँ से। और जब ये पूछता है कि किस तरह का, तब ये बताती कि एक कार्ड होता है ब्लू प्लैनेट नाम से, जिसका नंबर 81 है और ये रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट के अंदर होता है। और ये वाला कार्ड इसको चाहिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक तरह का जेम है जो कहीं पे नहीं मिलता और इस जेम को लेने के लिए ही ये यहाँ पे आई होती है। इसके बाद गोन इसको अपना मकसद बताता है कि कैसे वो जिंग को यहाँ पे ढूंढ रहा है। और जब ये अपने डैड का नाम बताता है इसको, तब ये बोलती है कि जिंग यानी कि शायद बिस्की भी उसको जानती है। और ये पूछती है कि तुम जानती हो मतलब उसको। और तब ये बताती है कि हाँ जीन फ्रीज मतलब थोड़ा सा पॉपुलर है। एक बार चेयरमैन नतारो ने बताया था कि जीन फ्रिक्स जो बंदा है वो टॉप 5 नैन यूजर में से एक है। इसके बाद गोन ब्रिस्की से पूछता है क्या तुम अपना ट्रेजर हंट बंद करके हमें थोड़ी सी नैन की एबिलिटी के बारे में और सिखा सकती हो। और तब ये बोलती है कि अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। और ये बोलती है कि मैं विंग से बहुत ज्यादा टफ हूँ, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। गोन अपना हाथ उठाता है और राजी भरता है। और किलो से जब ये पूछती है तो किलो बोलते ठीक है हो जाएंगे। उसके बाद वो बंदा जो नॉकआउट हो चुका होता है वो उठता है और अपना बुक निकाल के बोलता है कि मुझे अपने सारे कार्ड्स दे दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। साले तू खुद वहां पे नॉकआउट होके पड़ा हुआ है और तू इनको धमकी दे रहा है। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि अगर तुम 2 हफ्ते तक इन दोनों के अटैक को अवॉइड कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी और साथ में कार्ड भी दे दूंगी, लेकिन अगर तुम बेहोश हो जाते हो या फिर उठ नहीं पाते हो तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे सिर्फ अटैक को डॉज करना है और इसके साथ मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और तब ये बोलती है कि हाँ तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो। इसके बाद ब्रिस्की इनको एक गड्ढे के अंदर लेके जाती है और बोलती है कि इस गड्ढे के अंदर से तुम बाहर नहीं निकल सकते, अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा और सारे रूल को तुम्हें फॉलो करना होगा। और सेम रूल गॉन और किलोआ के लिए भी होता है। अगर गॉन और किलोआ इसको 2 हफ्ते के अंदर नहीं हरा पाते तो बिस्की इनको भी पनिशमेंट देगी। इसके बाद बिस्की बताती है कि ये जो बंदा है इसका नाम बिनोल्ट है और ये एक बाउंटी हंटर है और साथ में इसके ऊपर भी बाउंटी लगी हुई होती है। और ये बताती है कि एक बहुत बड़ा मर्डरर है और जरा संभाल के। और उसके बाद मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत से ही बिनोल्ट को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है क्योंकि ब्रिस्की ने इसको कूट दिया होता है और इसी चीज का फायदा उठाने लगता है किलोआ और ये इसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। लेकिन बिनोल्ट बहुत ज्यादा तेज होता है, ये अपना मतलब जो कैची होता है ना वो निकालता है, इसके ऊपर वार करता है, ये उसको डॉज करता है। लेकिन एंड मोमेंट तक इसके आंखों के नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे एक छोटा सा कट लग जाता है और किलोआ को समझ में आ जाता है कि भले ये इंजर्ड क्यों ना हो लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज है और अगर ये सही सलामत होता तो इसकी आंखें अभी तक गायब हो चुकी होती। उसके बाद गॉन बिनोल्ट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन बिनोल्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, ये इसको डॉज करके पीछे आता है और हम देखते हैं किलोआ को जो चार्ज करना चाहता है अपने आप को, लेकिन इसको भी पता होता है कि वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहने वाला, इसलिए ये प्लान बदलता है और गॉन को बोलता है कि हम दोनों मिलकर इसके ऊपर समय समय पे अटैक करेंगे, तुम इस पे नजर रखो, मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ और हर 6 घंटे के बाद हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। और गॉन बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद बिनोल्ट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा हील होने का और हील होने के बाद ये इन दोनों को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। और हम देखते हैं गॉन को उसके दिमाग में कुछ हुआ आता है और वो अपना एनहांसर पंच जाके सीधा एक दीवार पे मारता है, मतलब वो जो होता है ना पत्थर का चूना कर देता है और उस पत्थर को उठा के सीधा अटैक करता है बिनोल्ट के ऊपर, यानी कि इसको मतलब किलोआ की बातें कुछ समझ में आई नहीं। इसके बाद बिस्की भी बोलती है कि तुम एक एक करके इससे फाइट नहीं ले सकते क्योंकि ये तुम्हें बड़े आसानी से हरा देगा। और इस बार किलोआ भी इसकी बातों से सहमत होता है और ये दोनों उसके ऊपर लगातार हमला करते हैं जब तक शाम नहीं हो जाती। बिनोल्ट को अब थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है उसको डॉज करने में, वो डॉज कर रहा था, अटैक नहीं कर पा रहा था और अगर अटैक कर भी देता तो भी वो अटैक जाके पत्थर को लगता है जिसकी वजह से ये इन दोनों के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी बन जाता है। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो पत्थरों के बीच से आके सीधा हमला करता है बिनोल्ट के ऊपर। बिनोल्ट इसको डॉज नहीं कर पाता लेकिन ये इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गॉन अचानक से वहां से गायब हो जाता है वरना ये बीच में से फाड़ देता है इसको। और तब ये दोनों पत्थर लेके इसके साथ फाइट करना चाहते हैं और बिनोल्ट बोलता है कि इनका स्टैमिना साला खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिस्की को जो बोलती है कि बिनोल्ट भले ही इंजर्ड क्यों ना हो लेकिन आधे दिन के अंदर बिनोल्ट को मतलब इतना ज्यादा थका देना इतना आसान काम है नहीं, तो गॉन और किलोआ ने बहुत अच्छा काम किया होता है मिलके।
उसके बाद हम ब्रिस्की को देखते हैं जो इन दोनों को फाइट करता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो गॉन को एक जेम मानती है यानी कि डायमंड मानती है और जो अपना किलुआ होता है उसको वो एक सफायर जेम मानती है। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगी और हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है। जहाँ क्रेटर होता है ना, जो गड्ढा होता है, वहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं जहाँ पे ये छुप भी सकते हैं और अपने दुश्मन से बच भी सकते हैं। वैसे टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं और ये बोलती है एक वीक तो नहीं, शायद एक दिन के अंदर ये फाइट खत्म हो जाएगी। उसके बाद बिनोल्ड को देखते हैं जो पीछे से अपना हथियार रखा होता है और इसके ऊपर किलुआ अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से किलुआ गायब हो जाता है और ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और जो गॉन होता है ये पत्थर मार के उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और इसका फायदा उठाता है किलुआ और इसको नीचे दबोच के एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से गॉन इसको रोक देता है और ये रुक भी जाता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि तुमने मुझे रोका क्यों, और गॉन बताता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और अगर हम यहाँ पे इसको हरा के आगे निकल जाते हैं तो फिर ये सब वेस्ट ही होगा, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक हम एक एक करके इसको हरा ना दे। इसके बाद बिनोल्ड बोलता है अब मेरी बारी है, मैं तुम सबको काट के फेंक दूंगा। और तभी किलुआ बोलता है कि ठीक है फेंक देना, लेकिन कल फेंकना, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और तुम्हें इंजरी लगने के बाद भी तुम हमसे इतनी अच्छी फाइट ले रहे थे तो तुम हील होने के बाद और भी ज्यादा मजा आएगा फाइट के अंदर, तो अभी हम रेस्ट लेंगे। उसके बाद ये तीनों रेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन बिनोल्ड अचानक से मूव करने लगता है और गॉन उसको देख लेता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। और तब ब्रिस्की बोलती है कि ये ज्यादा थका हुआ लग रहा है बाकी दोनों से। और तब बिनोल्ड अपनी बचपन की यादों को याद करता है जब उसको एक पर्स मिला होता है, वो एक कपल लड़ रहे होते हैं, उन्हीं का पर्स होता है, तो उनको लेने के लिए देता है, लेकिन वो पर्स इसको बहुत ही गंदी नजर से देखते हैं, बहुत भयानक तरीके से इसको देखते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पे गॉन और बिनोल्ड का फाइट हो रहा था और इस बार ये 1v1 लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बिनोल्ड थकते जा रहा होता है, ये पावरफुल हुए जा रहे होते हैं और इस बार तो इनको पत्थर का यूज भी नहीं करना पड़ रहा होता है, लेकिन दिन बढ़ते जा रहे होते हैं। किलुआ भी काफी अच्छा फाइट ले रहा होता है और इनमें से कोई नैन का यूज क्यों नहीं कर रहा मुझे कुछ भी नहीं पता। और साथ में जो बिनोल्ड होता है ना वो धीरे धीरे अब स्लो होने लगा है, लेकिन किलुआ और गॉन इन दोनों की पावर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ रही होती है। इसके बाद हम 7वें दिन का फाइट देखते हैं जहां पे किलुआ इसको बहुत अच्छी टक्कर देके फाइट देता है और उसके बाद गॉन भी इससे फाइट करता है और गॉन एक जोरदार पंच मार के सब कुछ खत्म करने वाला होता है। तब बिनोल्ड सोचता है कि मैंने ऐसी जिंदगी कभी नहीं मांगी थी और हम बिनोल्ड के बचपन में जाते हैं फिर से, जहां पे बिनोल्ड को बहुत बुरी तरह से उन्हीं कपल ने पीटा होता है। मतलब इतनी बेरहमी से इतने बच्चे को, छोटे से बच्चे को कोई कैसे पीट सकता है, यानी कि बिनोल्ड कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, उसको बनाया गया है समाज के द्वारा। उसके बाद गॉन का पंच बिनोल्ड को लगता है और बिनोल्ड अपनी डिफीट मान लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन गॉन बोलता है कि तुमने हमारी इतनी अच्छी मदद की ट्रेनिंग में, हम तुम्हें क्यों मारेंगे, उल्टा ये उसको थैंक यू बोलता है। उसके बाद बिनोल्ड सोचने लगता है और बोलता है कि मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए होती है। उसके बाद जो ब्रिस्की होती है वो बिनोल्ड को जाने देती है, गॉन उसको मतलब थैंक यू बोलता है, उसको टाटा बाय बाय भी बोल देता है। और जब ब्रिस्की देखती है तो बोलती है कि इसका जो ये नेचर है ना, ये तो मतलब कभी चेंज हो ही नहीं सकता और काफी अच्छा लगता है ब्रिस्की को भी गॉन का नेचर देख के। उसके बाद ये मासाडोरो के लिए चलते हैं और बीच में अपनी उंगली उठाती है और ये नंबर पहचान तो लेते हैं दोनों, लेकिन स्लो होते हैं, इसलिए पहले इनको 200 पुशअप मारना पड़ता है और उसके बाद 70 किलोमीटर चलना पड़ता है मासाडोरा के लिए। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये मासाडोरा के लिए दौड़ रहे होते हैं और मासाडोरा सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और पहले पहुंचने के बाद ये जाते हैं डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जहां पे हर सामान कार्ड के रूप में मिल रहा होता है और इसके बाद ये कुछ सामान खरीदते हैं और ब्रिस्की बोलती है कि हमें फिर से उसी जगह पे जाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये उसी जगह पे जाते हैं जहां पे आके बोलती है, मतलब ये पहला गेन करवाती है वो सब सामान को, जहां पे एक शवल होता है जिसे मतलब क्या बोलते हैं, बेलचा बोलते हैं शायद हिंदी में, मेरे को ठीक से पता नहीं है। और बाकी जो मतलब खोदने का सामान होता है वो सामान लेके आती है, उसको गेन करवाती है और बोलती है कि हमें फिर से मासाडोरा जाना होगा, लेकिन हम इस बार एक लाइन के अंदर जाएंगे, यानी कि जो कोई भी रॉक होगा सबको तोड़ के हमें जाना होगा और ये तुम्हारा सामान तोड़ो। इसके बाद मजदूर गॉन और मजदूर किलुआ मिलकर खुदाई का काम करते हैं और बोलते हैं कि इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन रात भर जब ये करते हैं तब रात को थक के आके सो जाते हैं और ब्रिस्की बोलती है कि इतनी जल्दी सोने को नहीं मिलेगा तुम्हें। इसके बाद ब्रिस्की इन दोनों को एक एक रोप दे देती है और वो रोप ऊपर की तरफ होता है, अगर ये रोप को छोड़ेंगे तो उनके ऊपर एक पत्थर आके गिरेगा और ये बोलती है कि तुम्हारे अलर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है और बीच बीच में मैं आके तुम्हारा रोप काट भी सकती हूँ, तो अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किलुआ बोलता है कि अरे मेरे पापा ने ये सब मेरे को बहुत कुछ कराया होता है, लेकिन जो गॉन होता है वो नौसिखिया होता है और बार बार इससे मार खा रहा होता है और पहली बार हम देखते हैं कि ये मतलब छोड़ देता है और इसके सर पे आके वो गिरता भी है। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि जैसे ही वो पत्थर गिरेगा वैसे तुम्हें उस पत्थर को फिर से लगाना होगा। और सुबह का सीन हम देखते हैं जहां पे ब्रिस्की ने खाना पकाया होता है और हम गॉन को देखते हैं जिसके सर में बहुत सारे मशरूम उग चुके होते हैं और उसको याद आता है कि रात भर कैसे वो मार खाया था और इस बार इसके ऊपर अब बड़ा वाला पत्थर लगा होता है। किलुआ बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और ये बोलता है हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो पत्थर इसके ऊपर गिर जाता है और एक बहुत तेज आवाज आती है क्योंकि
क्योंकि उसके सर फट चुका होगा अब तक। उसके बाद फिर से सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोहन और खोद नहीं पा रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो बोलता है कि मैं अपने नैनपन से इसको तोड़ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना जो ओरा होता है ना वो उस शवल के अंदर छोड़ता है, जिसकी वजह से अब खोदना आसान हो गया होता है। उसके बाद हम ब्रिस्की को देखते हैं जो बोलती है कि अच्छा इन्होंने 10 की नई एबिलिटी को सीख लिया और इसका नाम शू होता है, यानी कि ये एबिलिटी इनके बारे में इसको पहले पता था, बस ये टेस्ट कर रही थी उनको। और ये बताती है कि आगे जब तक ये मैसाडोरा पहुंचेंगे तब तक तो मतलब स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितने स्टेज है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। दोस्तों मुझे भी पता है यार मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ और दिन में एक ही डाल पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरी जिंदगी में जिसके बारे में मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो फिर कभी बात करते हैं यार।